ये जो कोल माफिया जिनकी हमने शुरू में चर्चा की, सूरजदेव सिंह, सकलदेव सिंह वगैरह वगैरह लोग, इन सब का ज़माना अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। अच्छा। लेकिन इनके जो मसलमैन थे, गुर्गे थे, पहलवान थे, ख़त्म हुआ नहीं था, हो रहा था धीरे धीरे। कोल माइंस में और हर जगह ट्रांसपोर्टेशन में इनकी दादागिरी चलती थी, इसलिए वो माफियाडम अभी भी चल रहा था और अच्छा चल रहा था। कोल के आवंटन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी, उसको बोलते थे डीओ डीओ डीओ। तो डीओ क्या होता था, डीओ को बोलते हैं डिलीवरी ऑर्डर्स। जैसे कोयला आपको मिलना है, इसके लिए आपको डिलीवरी ऑर्डर लिंकेज से लिंक्ड होता था। मतलब कहने का कि आपको किसी न किसी काम के लिए कोयले की ज़रूरत है, तभी तो आपको डिलीवरी ऑर्डर मिलेगा। बिल्कुल। ये तमाम लोग जो थे, ये बेनामी नामों में भी डिलीवरी ऑर्डर लेके रखते थे। मतलब जिसके पास पैसा होता था वो अपना पैसा लगाया, डिलीवरी ऑर्डर ले लिया। लेकिन लिंकेज है तो कोल से भी संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि डिलीवरी ऑर्डर्स आपके मालिक आप हैं, ठीक है, इन इफेक्ट पैसा आपका लगा हुआ है, परंतु नाम किसी और का किसी है, और का है। क्योंकि जिसका लिंकेज होगा मिलेगा उसी को डिलीवरी ऑर्डर। ऐसे बहुत सारे लोग थे। इसी में एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने लिखा है, वो घटना जो मेरे ऑफिस में आग लगी। उस समय 93 के धनबाद में ही वॉज अ राइजिंग स्टार एमंग माफिया। उसका वाइट कॉलर माफिया भी कह सकते हैं, क्योंकि वो गन विल्डिंग माफिया नहीं था। वो माफिया था एक सॉफिस्टिकेटेड, एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, अच्छी हिंदी भी बोलने वाला, ठीक है, और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से वो राइज हुआ था। और वैसे मेरे तो कई इंटरेक्शन हुए बाद में उस आदमी से। जब आप बात करेंगे तो आप वो ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बीइंग्स की एक ह्यूमन बीइंग्स का एक अलग आयाम आपके सामने आएगा कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, इतने सॉफिस्टिकेटेड लेकिन इतने क्रूर, और इनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भी चल सकती होंगी। तो ये जो बेनामी डीओ होल्डर्स वगैरह वगैरह, इन सब में इनका नाम बड़ा प्रोमिनेंटली आ रहा था, व्यक्ति का। तो इनको मैंने पिकअप किया इंक्वायरी के लिए, थोड़ी बहुत इंक्वायरी भी की। उसके थोड़े ही दिन बाद कानपुर के निदेशक, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन कानपुर, वो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर, ही फोन मी कि भाई पीके तुम क्या कर रहे हो, यार कल आ जाओ कानपुर में। क्योंकि जब पटना में था मैं उसी पोस्ट पे, वही बॉस थे, तो उनसे फेमिलियरिटी। अच्छा, वो बड़े ही वैसा ऑफिसर भी बरसों में एक होता है, इतना ईमानदार, इतना चैत्रवान और इतना विनम्र लेकिन टफ। उन्होंने को बुलाया, मैं पहुंचा उनके पास। बोले कि पीके दिन भर तुम्हारे लिए है, तुमसे बात करनी है। तो कई सारे केसेस की वो बात करते रहे। उनको धनबाद का बहुत ज्ञान भी था, चूँकि वो पिछले 2 साल में पर्सनली कई बार धनबाद विजिट कर चुके थे। उनके रडार पर था। हाँ, उस दिन भर और केसेस के बारे में बात होती रही। फिर उन्होंने एक फ़ाइल निकाली। लंच के बाद उन्होंने फिर बुलाया 4 बजे करीब और कहा कि ये लो फाइल इसी व्यक्ति से संबंधित थी जो मैंने बताया आपको। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा इस है। व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लेते आप? नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं है, वो तो कहानी में मैं लिख ही चुका हूँ इसमें। तो अब उस व्यक्ति के नॉलेज में ये आएगा तो वो नाराज़ हो या खुश हो, पता नहीं, खुशी होगा, क्योंकि उसको तो ख्याति ही मिल रही है और व्यवस्था ने उसको हर तरीके से बरी कर दिया है। रमेश गांधी उनका नाम था। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये इंक्वायरी 2 साल से चल रही थी, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि अचानक एक खत आया मेरे डाक में, इन्हीं का खत था। उसमें लिखा था कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि मेरे अगेंस्ट ये सब इंक्वायरी चल रही, ये बहुत गलत बात है। मैं एक ईमानदार टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ और ये सब हैरेसमेंट है वगैरह वगैरह वगैरह। कहने का मतलब डायरेक्टर की समझ में ये तो आ गई, इसको मालूम है कि इसके यहाँ कुछ होने वाला है, तो अभी तो वो सर्च के लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैंने इस फाइल को अपनी ड्रॉअर में रख दिया था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ा ढीला पड़े और हमको खुश करने के लिए, यंग ऑफिसर्स को इनकरेज करने के लिए, जब तुम आओ यहाँ पटना से
तो तब करेंगे इसको, तो अब ये फाइल तुम ले जाओ। और उन्हें कई एहतियात बरतने की सलाह दी। वो एहतियात क्या थे? पहला, किसी भी कोल इंडिया वालों से और पुलिस से जरा सा भी संपर्क नहीं रखोगे। कोई एसपी डीआईजी तुम्हारा दोस्त भी हो, बैचमेट भी हो, उन लोगों से, क्योंकि पुलिस तो इसके पेरोल्स पे सबसे ज्यादा। ये तो इसके सबूत भी मिले बाद में उसी सर्च में। तो तुमको 1 महीने का समय दिया और मैं निकल आया ऑफिस से। बड़ा उत्साहित, डायरेक्टर ने इतनी प्रशंसा की, हमको ऐसा मौका दे रहे हैं, ये तो अच्छा लगता है, और भी एक यंग ऑफिसर को। 1 महीने में मैंने सारी इंक्वायरी अपनी कर ली कि ये कैसे बेनामी डीओज ऑब्टेन करता है, फिर कैसे इसको फर्दर बेचता है, कैसे उससे पैसे कमाता है, वगैरह वगैरह। और ये लाखों में था उस समय, लाखों, अभी होता तो 100 करोड़ बोलते तो, ठीक है। तो इंक्वायरी करके 1 महीने बाद जब मैं उनके पास पहुंचा, फिर तो उन्होंने फटाक से 3 वारंट साइन कर दिए, जो उसके रेजिडेंस के लिए था, उसके 2 इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट थे, कॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्ट करके था, एक गांधी इंडस्ट्रीज करके था, इन 3 जगह के लिए। वो हम लोग यहाँ कानून के अंदर ये प्रावधान है कि जैसे आप कोई सर्च शुरू करते हैं तो ये ओरिजिनल वारंट्स तो डायरेक्टर इशू करेगा, और कॉन्सिक्वेंशियल वारंट मतलब आप कहीं गए और आपको पता चला कि इसकी एक ठिकाना और भी है, वहाँ भी सर्च करना जरूरी है, तो वो वारंट कहाँ से आएगा? डायरेक्टर वहाँ तुरंत अवेलेबल होगा नहीं, तो वो डेप्यूटी डायरेक्टर तो हाथ क्या हाथ हो गया। तो डेप्यूटी डायरेक्टर जैसे मैंने आपको शायद नहीं बताया, रांची में बैठते थे, बताया आपने। वो भी बड़े चरित्रवान और वो भी टफ ऑफिसर। ये कॉम्बिनेशन बड़ा हमको सूट किया उनसे। तो वो ही वॉज कैंपिंग एट धनबाद ऑन द डे ऑफ सर्च। अच्छा, कि कुछ हो तो तुरंत आदेश दिया जा सकता है। और इस सर्च की प्लानिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आपको बताऊंगा मैं। तो 2-3 और वारंट लेने पड़े, छोटे छोटे ठिकाने थे, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, उन सबको सर्च करने। लेकिन मेन जगहें जो थी, कॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्ट इनका जो ऑफिस था, वहाँ से यही सब बेनामी डीओज कि किसी नाम से डीओ निकला हुआ है, वो एक्चुअली पैसा रमेश गांधी का लगा हुआ है, कोयला उठाया कोई और डीओ किसी के नाम था, एक्स के नाम कोयला उठा लिया, बी ने, वाई ने, ऐसे कागजात, बिजनेस जो इनका प्रमाइजेस था कॉन्टिनेंटल, वहाँ मिले काफ़ी। लेकिन मेन चीज़ जो हम लोग को मिली वो इनके घर पे ही मिले। बड़ा आलिशान मकान था, उस समय के स्टैंडर्ड से एकदम मॉडर्न हाउस, वेल इक्विप्ड, इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, लेकिन जितनी सुख सुविधा के सब जुटा रखा। बिल्कुल बहुत रईस का, ऐसा लगता है कोई रईस की कोठी है।